बात कर रहे थे आपका पिछली क्लास में मिथ्या साक्ष्य देना, और उसमें ये कहा गया था कि जब भी आप क्या करते हैं किसी न्यायिक कार्यवाही इसमें देने के आशय से कोई मिथ्या साक्ष्य देते हैं, मिथ्या साक्ष्य देते हैं मीनिंग भाई शपथ पर कोई कथन करते हैं, विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए आप आबद्ध हैं और कथन असत्य करते हैं। ठीक है, या तो असत्य होना उसका आपको पता है या उसके सत्य होने का आपको विश्वास नहीं है। इसे उसने बताया कि ये तरीका है असत्य कथन करने का। और जब आप ऐसा किसी न्यायिक कार्यवाही में करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी कोई कार्यवाही जो किसी लोकसभा के समक्ष चल रही है उसमें करते हैं, तो ये कथन उस कार्यवाही के लिए तात्विक हो या न हो, इसे मिथ्या साक्ष्य देना कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन देखना यह भी है कि अगर आप स्वयं उस मामले में अभियुक्त, ठीक है, कार्यवाही इसकी प्रकृति न्यायिक है और कार्यवाही की प्रकृति न्यायिक होने के साथ साथ उसकी प्रकृति दंडिक ये भी है, और दंडिक कार्यवाही में आप अभियुक्त के रूप में अभियोजित, ठीक है, फिर आप अपने ही बचाव में कोई मिथ्या कथन करते हैं, क्या उस दशा में आपको मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी यह माना जाए? हालांकि ठीक है, दांडिक मामलों को विनियमित करने के लिए सामान्य तौर पर जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है सीआरपीसी और बीएनएसएस, उसके अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा जब अंतर्गत धारा 313 है या उसका जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन शायद 359 या 389 या 79 जो भी आया है, 379 संभवतः आया है, उसके अंतर्गत जब उसकी अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी तो उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी और वहां ऐसा भी नहीं लिखा है कि वो सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है। ठीक है, इसका मतलब वहां पर अगर वो सत्य असत्य कथन करता है तो कानून की जद से बाहर है। लेकिन जब पिछली सीआरपीसी की धारा 315 देखते हैं तो अभियुक्त सक्षम साक्षी है, और अगर उसने अपने को सक्षम साक्षी के तौर पर प्रोड्यूस कर दिया और शपथ ले ली कि हम सत्य कथन करेंगे, क्या उस दशा में वह मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकता है? तो इस विषय पर मामला उच्चतम न्यायालय तक गया है और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, अभियुक्त को दोषी नहीं मानेंगे। वो शपथ पर मिथ्या कथन अपने बचाव में अगर करता भी है तो नहीं, उसे दोषी नहीं मानेंगे। और हमें, ठीक है, यही दृष्टिकोण एकदम न्यायोचित लगता है, यही ठीक बात है, क्योंकि कानून इसका प्रशासन, ठीक है, मानवता इसके साथ होना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कानून मानवों के लिए है, ठीक है, यानी कानून जिस आचरण को निर्धारित कर रहा है वो आचरण मानवों के लिए निर्धारित कर रहा है, देवताओं के लिए नहीं, सिद्धों के लिए नहीं, योगियों के लिए नहीं। और एक मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो कुछ भी करे स्वयं को बचाना चाहता है। तो मानव आचरण को विनियमित करने वाला कानून सिर्फ इसलिए व्यक्ति को दंडित करना शुरू कर दे कि उसने अपने बचाव में कुछ कहा है, ये तो कहेगा वो, ठीक है। तो यूं तो जब सेक्शन हम पढ़ते हैं तो वहां यह लिखा है कि किसी लोक सेवा के समक्ष चलने वाली कार्रवाई आदि आदि, यूं लगता है उसके बेयर टेस्ट रीडिंग से कि वो सब पर लागू है, ठीक है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का मत यह है कि अभियुक्त द्वारा अपने ही पक्ष में दिए गए मिथ्या साक्ष्य को लागू नहीं है, ठीक है। और यह दृष्टिकोण एकदम उचित है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है ना कि कानून बहुत शानदार लोगों के लिए बनाया गया है,
शानदार लोगों के लिए बनाया गया, मीनिंग दरबार अध्ययन के दृष्टिकोण से शानदार लोगों के लिए बनाया गया है, प्रशासन के दृष्टिकोण से शानदार लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, और उसके पालन के दृष्टिकोण से तो सामान्य व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। किसी भी चीज को देखने के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं, तो प्रशासन के दृष्टिकोण से वो बहुत शानदार लोगों के लिए बनाया गया है। उसके प्रशासन का हक उन्हीं को होना चाहिए जो एक्स्ट्रा जीनियस, और ये उपधारित किया जाता है कि उसका प्रशासन जो लोग करेंगे वे एक्स्ट्रा जीनियस है। इसीलिए आप देखेंगे कि कानून का प्रशासन करने वाले लोगों के लिए ही परंपरा के तौर पर विद्वान शब्द इस्तेमाल करने का चलन है, ठीक है ना। अन्य किसी व्यवसाय या व्यापार में लगे हुए लोगों के लिए विद्वान शब्द उपयोग करने का चलन नहीं है, ठीक है। उसका कारण ही यही है कि यहां एकदम जस्टिफाइड बात यही की जाती है। वो देखने में अनजस्टिफाइड लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल जस्टिफाइड है कि आदमी उससे अपेक्षा आदमियों जैसी होनी चाहिए, उससे अपेक्षा देवताओं, सिद्धों, योगियों जैसी नहीं होनी चाहिए। तो मिथ्या साक्ष्य देने का हर कोई दोषी, सिर्फ अभियुक्त दोषी नहीं। अब ये बात देखने में बड़ी उलट लगती है, बड़ी उल्टी लगती है कि वाह, सामान्य व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा और हम खुद अभियुक्त हैं और खुद अपने बचाव में साक्ष्य दे रहे हैं, वो भी मिथ्या, और हम दोषी नहीं हैं, ठीक है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी हो सकता है अभियुक्त, देने का दोषी नहीं हो सकता, ठीक है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा तब बात अलग हो गई। वो अगर अपने बचाव के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है तब दोषी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मिथ्या साक्ष्य देता है तो दोषी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि गढ़ना परमानेंट नेचर का है, क्योंकि गढ़ना अभी हम लोग देखेंगे 192 की डेफिनेशन। गढ़ेगा कैसे? किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, ठीक है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कैसे होगा? किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है। किसी पुस्तक में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, ठीक है ना, 3 तरीके वहां भी बताएगा, 3 तरीके वहां भी बताए हैं, ठीक है। कहेगा किसी पुस्तक में मिथ्या प्रविष्टि करेगा, किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाएगा, और तीसरा तरीका होगा मिथ्या कथनों के आधार पर किसी दस्तावेज को रचेगा। इनमें परमानेंसी है, ठीक है। इन तीनों बातों में परमानेंसी है, इनसे अन्य नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। मिथ्या साक्ष्य देना बड़ा कैजुअल है और कोई कुछ कहता है, इस आधार पर विश्वास कोई करता भी नहीं, ठीक है। और अभियुक्त अगर अपने ही बचाव में कुछ कह रहा है, सिर्फ कह रहा है, तो जो न्यायिक अधिकारी है जिसके समक्ष न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उसका उस पर विश्वास करना बड़ा कठिन है, ठीक है। अगर हर संभावना को देखें तो मिथ्या साक्ष्य देने के दोष से अभियुक्त को मुक्त रखना यह उचित दिखाई देता है, लेकिन मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के दोष के दृष्टिकोण से अभियुक्त को भी वहां शामिल कर देना यह उचित दिखाई देता है। इसलिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी माना है अभियुक्त को। अगर उसने अपने पक्ष में मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है तो न्यायालय कहता दोषी है, दिया है तो दोषी नहीं है, क्योंकि दोनों की जो निर्णायक क्षमता है उसमें बहुत अंतर है। इससे न्यायिक अधिकारी के भ्रमित होने की संभावना न्यूनतम है और उसमें न्यायिक अधिकारी के भ्रमित होने की संभावना अधिकतम है, ठीक है। मिथ्या प्रविष्टि कर दी, अब तो हमें लग रहा है किताब सच है, मिथ्या दस्तावेज रच लिया, कोई परिस्थिति आप अस्तित्व में ले आए, और वो भी मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की डेफिनेशन अभी हम लोग देखेंगे क्या कहेगा कि मिथ्या साक्ष्य इस आशय से गढ़ा है कि किसी लोक सेवक के समक्ष या किसी न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही के परिणाम के लिए जो बात तात्विक है, ये भी फर्क है, अभी कहेगा कि उस कार्यवाही के परिणाम के लिए जो बात तात्विक है उस बात के संबंध में, ठीक है, इस गढ़े गए मिथ्या साक्ष्य के आधार पर वो लोक सेवक या न्यायालय एक दूषित राय, एक गलत राय कायम कर सकता है यदि साक्ष्य का नेचर इस प्रकार का है और इसी आशय से वो रचा गया है
ठीक है, तो यह माना जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है। ठीक है ना, तो बात अलग हो गई। जैसे आप इंजंक्शन सूट आपने फाइल किया, ठीक है, आपने व्यादेश इसे प्राप्त करने के लिए सिविल सूट फाइल किया, क्योंकि व्यादेश प्राप्त करने के लिए आपको सिविल सूट ही फाइल करना है। ठीक है, क्योंकि व्यादेश आप लेंगे कहां, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में जितने अनुतोष दिए गए हैं वे सब सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आपने सिविल सूट फाइल किया, ठीक है, और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 36, 37, 38, ठीक है, 39 ये बताते हैं कि आप जब भी विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यादेश की सूरत में, ठीक है, इंजंक्शन की सूरत में, इंजंक्शन कहां जारी होंगे, 36 to 39, कहां, कौन से एक्ट में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो जब भी आप इंजंक्शन के लिए एप्लीकेंट होंगे, ठीक है, अंतर्गत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फ्रॉम सेक्शन 36 to 39, ठीक है, तो आप सीपीसी के अंतर्गत सिविल सूट लाएंगे। और जो इंजंक्शन जारी होगा उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि आप जिस विधिक हैसियत के आधार पर इंजंक्शन मांगने आए हो वो विधिक हैसियत आप धारण करते हो। आपने कहा हम स्वामी हैं मुक्त मकान के, ये कुछ नहीं है, ये उसमें हस्तक्षेप करते हैं, इन्हें रोक दिया जाए। आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी अमुक संपत्ति के संबंध में स्वामित्व की, स्वामी की हैसियत है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। आपके कह देने से नहीं मान लिया जाएगा कि आपके स्वामी की हैसियत है, ठीक है, और हो आपके स्वामी की हैसियत, फिर भी आपको अगली बात भी साबित करनी पड़ेगी कि इन्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जैसे आपने प्रतिवादी बनाया उसका आपकी संपत्ति में हस्तक्षेप करने का अधिकार आपके स्वामित्व के अधिकार के बाद भी हो सकता है, ठीक है, और उसका अधिकार यदि आपके स्वामित्व के अधिकार के बाद भी संबंधित संपत्ति पर है तो यह कहा जाएगा कि उसका यानी उसके अधिकार का आपकी संपत्ति पर विलंघन है, भार है। ये कानून की भाषा है, ठीक है। हो सकता है उसे आपके अधिकार की संपत्ति पर सुखाधिकार यह प्राप्त हो, ठीक है, वो सुखाधिकार मार्गाधिकार के रूप में हो सकता है, ठीक है, वो सुखाधिकार हवा और प्रकाश के अधिकार के रूप में हो सकता है, वो सुखाधिकार परस्व भोग यानी प्रॉफिट पेंड्रे, ठीक है, प्रॉफिट पेंड्रे एक चीज हमने आपको बताई थी, परस्व भोग, ठीक है, परस्व भोग यानी आपकी संपत्ति पर जो चीज पैदा हो रही उसे ले जाने का हक हो। जैसे आपकी संपत्ति पर घास हो रही उसे अपने पशुओं के लिए ले जाने का हक है, तो कुछ भी हो सकता है और उसका यह अधिकार आपके स्वामित्व के अधिकार पर भार है। आपका स्वामित्व का अधिकार उसके इस अधिकार के अधीन है, आप उसे नहीं रोक सकते। तो आपको यह भी साबित करना होगा कि उसे आपके स्वामित्व के अधिकार के अगेंस्ट आपके अधिकार की संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें जब तक आप साबित नहीं करते इंजंक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब सिविल न्यायालय को किस विषय पर राय बनानी है कि इस कार्यवाही में हम इंजंक्शन दें या ना दें, ठीक है। इस कार्यवाही का परिणाम या तो इंजंक्शन मिलने के रूप में होगा या इंजंक्शन न मिलने के रूप में होगा, ठीक है ना। तो इस कार्यवाही के परिणाम के लिए जो तात्विक बात है, इस कार्यवाही के परिणाम के लिए जो कुछ तात्विक है वो क्या है कि क्या आप मालिक हैं, ये तात्विक है, ठीक है, क्योंकि कार्यवाही का परिणाम निकलेगा तभी, ठीक है, आपके पक्ष में जब यह तय होगा कि आप मालिक हैं, और आपके विरोध में परिणाम तब निकलेगा जबकि यह तय हो कि आप मालिक नहीं है, ठीक है ना। जब यह तय होगा कि उसका कोई अधिकार है, ठीक है, तब इस कार्यवाही का परिणाम आएगा, या जब यह तय होगा कि उसका कोई अधिकार नहीं है तब कार्यवाही का परिणाम आएगा, ठीक है ना। तो इस कार्यवाही के परिणाम के लिए यह तात्विक है कि क्या आप स्वामी हैं,
या क्या आप उस हैसियत को संबंधित संपत्ति के संबंध में धारित करते हैं जिस हैसियत के आधार पर आपने इंजंक्शन मांगा है, जिस हैसियत के आधार पर आपने व्यादेश मांगा है, क्या आप उस हैसियत को धारित करते हैं? और अगर आप करते भी हैं तो क्या आपकी इस विधिक हैसियत के विरुद्ध उसके पास कोई अधिकार है? ठीक है, ये प्रश्न तात्विक हुए इस मामले में, ठीक है ना। और इन्हीं को इस मामले में क्या कहा जाएगा? वाद बिंदु। ठीक है, जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे तो आएगा इशू। ठीक है, तो इशू किसे कहेंगे, वाद बिंदु किसे कहेंगे? तो वाद बिंदु वो कहता है, ठीक है, ऐसा बिंदु है, ठीक है, जिस पर पक्षकार विरोध में एक दूसरे के, ठीक है, और जिनके उत्तर के आधार पर वाद या कार्यवाही का परिणाम निकल सकता है। ये मोटी मोटी डेफिनेशन उसकी उभरेगी जब सीपीसी देखेंगे तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या है और उसका अर्थ क्या निकलता है, ये एग्जैक्ट वहां देखेंगे। तो कार्यवाही का परिणाम जिन बातों पर आधारित है वे बातें तात्विक कही जाएंगी, और इन तात्विक बातों को साबित करने के लिए, इन तात्विक बातों को साबित करने के लिए मीनिंग देयर बाय, इन तात्विक बातों के अस्तित्व में होने के तथ्य को साबित करने के लिए, क्योंकि साबित का यही अर्थ है। ठीक है, साबित इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा, वहां कहता था कि साबित का अर्थ है कि दिए गए साक्ष्य के आधार पर जब यह लगना शुरू हो जाए कि अमुक विवादित तथ्यों का अस्तित्व रहा होगा या अमुक विवादित तथ्यों का अस्तित्व है, तो चीजें साबित हुई कही जाएंगी। ठीक है, तो ये तथ्य जो इस कार्यवाही के परिणाम के संबंध में तात्विक है, जो स्वामित्व के या संबंधित व्यक्ति जो हस्तक्षेप कर रहा है उसके अधिकार से संबंधित है, ठीक है, उनके अस्तित्व में होने या न होने के संबंध में यदि आप कोई साक्ष्य गढ़ते हैं, अर्थात कोई परिस्थिति अस्तित्व में लाते हैं, ठीक है, कोई मिथ्या दस्तावेज रचते हैं या किसी पुस्तक में प्रविष्टि करते हैं, तो आप मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के दोषी, ठीक है ना, तब आप मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हैं, यह कहा जाएगा। ठीक है ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ लिया क्योंकि आप ऐसी परिस्थिति अस्तित्व में ले आए, आपने ऐसा दस्तावेज रचा। अगर दांडिक कार्यवाहियों की बात करें तो दांडिक कार्यवाहियों में किस परिणाम के विषय में, ठीक है, कार्यवाही चलाई जाती है? व्यक्ति दंडित किया जाए या ना, दोषी या निर्दोष, इसका नहीं, दंडित किया जाए या नहीं, इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए दांडिक कार्यवाही चलती है। दोषी या निर्दोष के निर्णय के लिए नहीं, दंड दिया जाए या नहीं, यह ठीक है कि दंड का न दिया जाना आवश्यक तौर पर, ठीक है, उसके निर्दोष होने पर निर्भर करता है। ठीक है ना, अगर वो निर्दोष होगा तभी दंड नहीं मिलेगा। लेकिन यह कहना सिर्फ एक भ्रम है कि निर्दोष होना आवश्यक है उसके दंडित ना होने के लिए। सही स्थिति यह है कि वो दोषी हो तो भी हो सकता है उसे दंड ना मिले, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यायालय दोष सिद्ध कर देने के बाद दंड के प्रश्न पर विचार करेगा। ठीक है, और यह भी विचार करेगा कि उसे दंड दें या ना दें। ठीक है, और अगर दें तो कितना, ठीक है, अगर दें तो कितना। इसका मतलब दंड के न मिलने का निर्दोष होने से कोई आवश्यक संबंध नहीं है, जबकि समाज में यही माना जाता है। ठीक है ना, तो यह भी हो सकता है कि व्यक्ति दोषी है लेकिन उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया। ठीक है ना, यह भी तो हो सकता है। अब सवाल यह है
कि अगर उसे दंड देना है, ठीक है ना, अगर दंड नहीं देना है, ठीक है, तो उसका निर्दोष होना जरूरी नहीं है, ठीक है। दंड नहीं देना तो हो सकता है वो दोषी हो तो भी हम न दें दंड, लेकिन अगर दंड देना है तो फिर उसका दोषी होना जरूरी है। बिना दोषी हुए हम उसे दंड नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो दंड के प्रश्न पर, या दंड, व्यक्ति को दंडित किया जाए न किया जाए, इसके लिए दांडिक विचारण चलता है। हां, अगर उसे दंड देना है तो दोषी या निर्दोष का निर्णय करना आवश्यक है। तो दोषी या निर्दोष, ठीक है, यह तात्विक है किसी दांडिक विचारण के परिणाम पर पहुंचने के लिए, ठीक है ना। कोई दांडिक विचारण चल रहा है, उसमें कोई परिणाम आए, इसके लिए तात्विक क्या है कि वो दोषी है या निर्दोष। तो कोई अभियुक्त जब अपने दोषी या निर्दोष होने के प्रश्न को लेकर, ठीक है ना, कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा या फिर कोई अन्य व्यक्ति किसी अभियुक्त को दोषी या निर्दोष करवा देने के प्रयोजन से कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, तो ऐसा व्यक्ति या अभियुक्त मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी हो सकेगा, ठीक है ना। और इसी आशय को लेकर जब मिथ्या साक्ष्य कोई देगा, और देने के 3 तरीके आपको बताए गए, गढ़ने के भी 3 और देने के भी 3। गढ़ने और देने में फर्क, गढ़ना परिणाम के लिए तात्विक बात, इसी के संबंध में होना चाहिए। देना किसी भी बात के संबंध में, वहां ये बात आई थी, ठीक है। देने के मामले में अभियुक्त, ठीक है, दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है। यदि उसने कार्यवाही में स्वयं के ही पक्ष में मिथ्या साक्ष्य दिया तो अभियुक्त दोष सिद्ध नहीं होगा, लेकिन गढ़ने के मामले में दोष सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देना और गढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। एक चीज और समझ लें कि मिथ्या साक्ष्य आपने दिया, ट्रायल अवैध था, ट्रायल अवैध था जिसमें आपने मिथ्या साक्ष्य दिया, लेकिन आप मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क्या होंगे, दोष सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। ट्रायल अवैध होता रहे, क्योंकि वहां लिखा क्या है, वहां लिखा है कोई कार्यवाही, ठीक है। एक बार देख लें, 227 कहता है जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, ये कहा जाता है, ठीक है ना। और उसने क्या कहा, करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, ठीक है, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए। किसके सामने आप कर रहे हैं इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। जो बाध्यता है वो आपके लिए है, ठीक है। आप विधि के अभिव्यक्त उपबंध से सत्य कथन करने को आबद्ध थे। ट्रायल कैसा था, अवैध था या वैध था, इससे मतलब क्या है, आप थे वैध रूप से आबद्ध, बात खत्म है। आप थे घोषणा द्वारा, ठीक है, आपने घोषणा की कि हम सत्य बोल रहे हैं, बात खत्म है। हमें तो मतलब आपकी मंशा से है, किसके समक्ष आप बोल रहे थे, इससे मतलब क्या, ठीक है। कोई बात कि कप्तान साहब के सामने बोलोगे तो बड़े मीठे मीठे, बड़े विनम्रता पूर्वक, और एक रिक्शे वाले गाली दोगे, ठीक है, मॉल और शोरूम में घुसोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारे सामने से चीजें हटा लेगा और कह देगा तुम्हारी औकात नहीं खरीदने की, तो कुछ नहीं कह पाओगे, और सब्जी वाले से लड़ोगे खड़े होके, ठीक है। आपके व्यक्तित्व की विनम्रता तो आपसे संबंधित सवाल है, इसका संबंध उस व्यक्ति से है ही कहां जिसके समक्ष विनम्रता के प्रदर्शन का अवसर पैदा हुआ है, उससे इसका क्या मतलब, उससे तो इसका कोई लेना देना नहीं। तो अगर आपने ट्रायल
अवैध भी चल रहा था, तो यहां तो अपेक्षा आपसे है, ठीक है ना, यहां तो अपेक्षा आपसे है। इसलिए आप ट्रायल के अवैध होने पर भी मिथ्या साक्ष्य देने के दोषी हो जाएंगे। होता रहे ट्रायल अवैध, तुमसे अपेक्षा क्या थी, तुम सच बोलोगे, ठीक है, और आपने शपथ ली और आप झूठ बोले। देखिए, मिथ्या साक्ष्य देने के दोषी आप सिर्फ इस बात से नहीं हो सकते कि आपने दो विरोधी कथन किए, एक जगह कुछ कह दिया, एक जगह कुछ कह दिया, इससे नहीं। दांडिक विधि है। आप शपथ द्वारा, विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा, या घोषणा करने के लिए, ठीक है, आबद्ध होते हुए यदि कथन नहीं कर रहे हैं, तो एक बार हमने विरोधी की, एक बार हमने कुछ कहा, एक बार हमने कुछ कहा, तुमने मान कह लिया, हमने तो नहीं कहा यह सच है, ठीक है, हमने तो नहीं कहा, तुम काहे मान रहे? यह तुम्हारी मान्यता यह है कि साहब दुनिया में सब सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के लोग हैं, क्या मान्यता है? तुम मूर्ख हो, तो हम क्या करें? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम आदमी झूठ बोलता है, और अगर तुम्हें मालूम नहीं तो हरिश्चंद्र इतने केवल सत्य बोलने के कारण इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए? ठीक है ना, इसका मतलब आदमी झूठ बोलता रहा होगा, तभी तो हरिश्चंद्र एक्सेप्शन है, इसीलिए तुमका उदाहरण आज भी दिया जाता है। तो तुम्हारे गधेपन के कारण हम दूसरे को दंडित क्यों करें? भाई तुम गधे हो तो अपने गधेपन को एंजॉय करो, एंजॉय योर फुलनेस, आप अपनी मूर्खता को एंजॉय करें। किसने कहा था तुम उसकी मान लो? उसने दो विरोधी कथन किए तो किए, तो ठीक है, आप को यह साबित करना होगा कि दोनों कथन उसने शपथ पर आबद्ध होते हुए किए, ठीक है ना, या घोषणा करने के लिए आबद्ध होते हुए असत्य कथन किए, दोनों, ठीक है, वे असत्य हैं। ये इस आधार पर देखा जाएगा कि दोनों परस्पर इतने विरोध में हैं कि दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, तब असत्य कथन हुआ। तो इसलिए केवल विरोधाभासी कथन करने के आधार पर कोई मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी नहीं हो सकता। किसी ने सिर्फ दो विरोधी कथन कर दिए, इससे वो मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। जो कानून की भाषा है उसे एज सच लागू करना पड़ता है, यानी विरोधी कथन करने का नाम मिथ्या साक्ष्य देना नहीं है। कथन जब सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए, ठीक है ना, विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा आबद्ध होते हुए, या घोषणा पूर्वक आबद्ध होने के कारण किए गए कथन के रूप में हो और असत्य हो, दोनों अवसरों पर, ठीक है ना, तब व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकता है। और यही बात बीएनएसएस और सीआरपीसी में जब हम लोग अनुच्छेद 221 पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां भी मिथ्या 221 सेक्शन 2 है शायद, वहां, ठीक है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आरोप बनाए जाने की व्यवस्था ये की गई है, ठीक है। तो दृष्टांत वहां जो देता है, वहां भी वो यही कहता है कि दोनों अवसरों पर उसने शपथ आदि पर कथन किया है और दोनों विरोधी हैं, तब जाकर के वो मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होता है। तो 221 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी, क्योंकि बीएनएसएस का करस्पॉन्डिंग हमें याद नहीं, मेरा ख्याल है 261 होना चाहिए, जो भी होगा, ठीक है। तो वो भी इस बात को साबित करता है कि सिर्फ विरोधी कथन करने के आधार पर कोई मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसे उसी तरीके से मिथ्या साक्ष्य देना होगा जैसा वहां लिखा है, ठीक है ना। अब मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, जरा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक के अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या ऐसी किसी कार्यवाही में
जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, ठीक है ना, विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो, साक्ष्य में दर्शित हो, और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे इस कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, यह कहा जाता है। डेफिनेशन जो कुछ अपेक्षित कर रहे हैं, आप कोई ऐसी परिस्थिति अस्तित्व में लाए या किसी दस्तावेज में या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में मिथ्या प्रविष्टि करें, या किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को मिथ्या रूप से रचें, ठीक है ना, मिथ्या रूप से रचें, एआई से कुछ बना दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आपने मिथ्या रूप से रचा है, ठीक है, ऐसा कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, और क्यों कर रहे हो? कोई न्यायिक कार्यवाही या किसी लोकसेवक के समक्ष या किसी मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर उसके समक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष विधि के अनुसार कोई कार्यवाही चल रही, कानून के मुताबिक कोई कार्यवाही चल रही, और आपने इस आशय से परिस्थिति आदि को अस्तित्व में लाने का काम किया है कि ये जो परिस्थिति आदि आप अस्तित्व में लाए हो, ये इस कार्यवाही में जो चल रही है साक्ष्य में दर्शित हो, ठीक है, साक्ष्य में दर्शित हो, और आपके द्वारा इस प्रकार से जो भ्रष्टता पूर्वक साक्ष्य दिया गया है, ठीक है ना, इस साक्ष्य के आधार पर उस कार्यवाही को जो चला रहा है वो कोई राय बनाए, ठीक है ना, और उस राय के आधार पर जो आपके द्वारा दी गई मिथ्या साक्ष्य पर आधारित है, इस राय के आधार पर इस कार्यवाही का परिणाम निकले, ठीक है, तो उसकी राय चूंकि मिथ्या साक्ष्य पर आधारित है तो उसकी राय गलत ही होगी, सही हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, तो उसकी राय गलत होगी, गलत राय बनाए, ठीक है ना, तो आप मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के दोषी कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो तात्विक बात ये अलग ढंग की बात आ गई, ठीक है ना, वहां तात्विक बात नहीं थी, यहां परिस्थिति को अस्तित्व में लाना ये थोड़ा परमानेंट नेचर का काम हुआ, ठीक है ना। यहां अच्छा क्या कह रहा, कार्यवाही में राय बनाए, ठीक है ना, कार्यवाही में राय बनाए, तो कार्यवाही में राय बनाए इसका मतलब ही यह हो गया कि कार्यवाही चलाने का अधिकार उसे होना चाहिए, तभी तो कार्यवाही में राय बना सकेगा, अन्यथा उसे कार्यवाही में राय बनाने का हक होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मिथ्या साक्ष्य देने के दृष्टिकोण से अगर मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं और न्यायालय को अधिकारिता नहीं है या उस लोकसेवक को कार्यवाही चलाने की अधिकारिता नहीं है, ठीक है ना, और आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है तो देने के दोषी आप तब भी माने जाएंगे जबकि संबंधित लोकसेवक को या संबंधित न्यायालय को वो कार्यवाही चलाने की अधिकारिता नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन यहां मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अगर मामला है और कार्यवाही चलाने की अधिकारिता नहीं है, ठीक है, कार्यवाही चलाने की अधिकारिता उसे है ही नहीं, और आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, ठीक है, इस आशय से कि उस न्यायालय या उस लोकसेवक के समक्ष चल रही कार्यवाही में उस मिथ्या साक्ष्य को दिया जाए जो अधिकारिता के अभाव में उसे चला रहा है, ठीक है, और न सिर्फ आपने गढ़ा बल्कि दिया भी, तो भी आप मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के दोषी नहीं हो सकते, क्योंकि वो कार्यवाही अवैध है, चली नहीं रही है, ठीक है ना, और उस कार्यवाही में कोई राय बनी नहीं सकती, ठीक है ना। तो मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने में यह फर्क यह भी आ गया, वहां विचारण की अवैधता, यदि विचारण या कार्यवाही अवैध ढंग से चलाई जा रही है, अवैध व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही, अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा चलाई जा रही है, और आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है, तो आप दोषी हैं, ठीक है ना। और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के मामले में
अगर अवैध ढंग से विचारण हो रहा है या कार्यवाही अवैध ढंग से चलाई जा रही है, ठीक है, तो चूंकि उस अवैध कार्यवाही का कोई परिणाम हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इस कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य गढ़कर अगर दे भी दें तो भी आप दोषी नहीं है। ठीक है, ये फर्क है जो आपकी निगाह में होने चाहिए। ठीक है, और ये फर्क हमने कोई आसमान से प्रकट नहीं किए, सब आपके सामने भाषा जो सेक्शन की है उसी से, ठीक है, निष्कर्षित किए। ठीक है, कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सब यही लिखा है। ठीक है, तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और मिथ्या साक्ष्य देना, ठीक है, ये दो अलग अलग बात कहता है। अच्छा, बस एक बात मजेदार है, आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ये यहीं पर कंप्लीट हो गया। उसने इस आशय से बनाया, ठीक है, उसने इस आशय से बनाया, यहीं पर कंप्लीट हो गया। भाई उसने यही तो कहा कि न्यायिक कार्रवाई में या किसी लोकसभा के समक्ष चल रही कार्रवाई या किसी मध्यस्थ या अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष विधि अनुसार चल रही कार्रवाई, विधि अनुसार, ठीक है ना, इसीलिए अवैध कार्रवाई है तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के दोषी आप नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर आपने मिथ्या साक्ष्य इस आशय से गढ़ा किंतु कार्यवाही में दिया ही नहीं, ठीक है, या दे नहीं सके, तो आप दोषी हैं या नहीं? क्योंकि गढ़ा तो है आपने, गढ़ा तो है, ठीक है, आपने दे दिया तब तो बात खत्म हो गई, तब तो ही हैं दोषी आप। ठीक है ना, कार्यवाही वैध है और आपने मिथ्या साक्ष्य न सिर्फ गढ़ा बल्कि दे भी दिया, तब तो आप दोषी हैं, इसमें कोई दो मत या दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ गढ़ा, दिया नहीं, ठीक है, दिया नहीं, गढ़ा है। अब जो पनिशेबल सेक्शन है 229, ठीक है, वो क्या कहता है, जो कोई साक्ष्य किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। ठीक है, दांडिक सेक्शन ये कह रहा है कि लाए जाने के प्रयोग, लाए जाने के आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। इसका मतलब दांडिक सेक्शन भी यही कह रहा है कि आपने गढ़ लिया, भले ही आप दे नहीं पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहीं पर दंडित हो जाएंगे। आपने दे दिया और आपने नहीं दे पाए, इन दोनों स्थितियों में दंड के विस्तार में कमी या बढ़ोतरी ये भले ही हो जाए, लेकिन आपराधिक, ठीक है, आपकी जो अपराधिकता है, आपकी जो कल्पेबिलिटी है, उसे निर्धारित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं हो सकता है कि आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बाद दिया या नहीं दिया। ठीक है ना, सेक्शन को पढ़ने से ऐसा ही लग रहा है। ये बात हमने कही क्यों फिर, जब सेक्शन को पढ़ने से ऐसा ही लग रहा? यह दर्शित करने के लिए कि काबुल में भी गधे होते हैं। ठीक है, काबुल के घोड़े, अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, और काबुल बगदाद नहीं, अफगानिस्तान में है, काबुल तो हाँ अफगानिस्तान में, ठीक है, लेकिन जो, ठीक है, अरबी घोड़े हैं वो बड़े प्रसिद्ध होते हैं, और हो सकता है अफगानिस्तान भी कभी सब कॉन्टिनेंट माना जाता रहा हो अरब का, लेकिन अफगानिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था। हमें नहीं मालूम कि काबुल में भी गधे होते हैं, ये क्यों कहा गया, लेकिन काबुल में हमें लगता घोड़े ही होते होंगे, तो ये बताने के लिए नहीं, काबुल में भी गधे होते हैं, ये कहावत रची गई होगी। तो कुछ उच्च न्यायालयों का ऐसा मत है कि अगर सिर्फ मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है, दिया नहीं गया, तो व्यक्ति दोषी नहीं है। और यह बात 193 के एकदम खिलाफ जा रही है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है सिर्फ
इस प्रयोजन से गढ़ेगा, बात खत्म हो गई। और अगर उन उच्च न्यायालयों की बात मान भी ली जाए तो अगर हमने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, ठीक है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा और न्यायालय में देने के लिए ले भी गए, ठीक है, न्यायालय में देने के लिए ले भी गए, और न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट महोदय बैठे हुए थे या जो न्यायाधीश महोदय बैठे हुए थे वो बिल्कुल थम्सअप थे। मतलब उनसे अगर कहो, वो इस कदर थम्सअप थे कि उनसे कहो कि अगर अंगूठा लगा दो तो वो तुरंत ये पूछते हैं कि हाथ का लगाएं या पैर का, वो इस स्तर पर, ठीक है, थम्सअप थे। तो सवाल ये है, उन्होंने अपनी मूर्खता के कारण वो साक्ष्य देखिए मिथ्या है या सत्य है, ठीक है, ये तो बाद में पता लगेगा। वो जिस ढंग का दिख रहा है उस रूप में वो ग्राह्य है या नहीं है, ये दूसरा प्रश्न है। भाई मृत्युकालिक कथन हम लाए फर्जी बना के, तो वो फर्जी है या असली है तो अलग सवाल हुआ ना, लेकिन वो ग्राह्य है, इससे कौन इनकार कर देगा? इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। धारा 32 में सुसंगत है, और मेरा ख्याल है धारा 32 की बजाय 30 हो गई, 30 या कम हुई है कुछ, ठीक है, जो भी हो गई। तो सवाल यह है कि वो सुसंगत है, इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन चूंकि वो फर्जी है, ठीक है, इसलिए उस मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन पहले आप लेंगे तभी तो विचार करेंगे कि वो फर्जी है या असली। और उन मजिस्ट्रेट महोदय ने वो साक्ष्य जो विदिता ग्राह्य था, उसका कूटरचित या जेन्युइन होने का सवाल अलग है, ठीक है, वो तो बाद में तय होगा, उसे विदिता अग्राह्य ये निर्णित कर दिया और लिया ही नहीं, ठीक है, लिया ही नहीं। तो हम जिनने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा भी, इस प्रयोजन से भी गढ़ा, लेकर भी गए, सारी चीजें पूरी हो गई, और चूंकि उन्होंने अग्राह्य कर दिया, तो अगर उन न्यायालयों का, उच्च न्यायालयों के मत का अनुसरण करें, तो जब तक न्यायालयीन कार्यवाही में दे न दिया जाए तब तक 193 का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। तो हमने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए कार्यवाही में देने के, फिर भी हम मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, वो गढ़ने के लिए दंडित नहीं होंगे उन उच्च न्यायालयों के मत के मुताबिक, ठीक है ना। इसलिए ये मत ठीक प्रतीत नहीं होता, और इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के मत का आपकी किताबों में उल्लेख नहीं है, अब तक आ जरूर गया होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं भी आया है तो मानना यही चाहिए कि दांडिक सेक्शन में लिखा है कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, देने के संबंध में उसने कहा देगा, और गढ़ने के संबंध में कहा इस प्रयोजन से गढ़ेगा, बस बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो देना और गढ़ना बोथ आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, एक्शंस, ठीक है ना। प्रोसीडिंग तो कहेंगे नहीं, प्रोसीडिंग में तो दिए जा रहे हैं, ये आपके कृत्य हैं, इसलिए इन्हें एक्शन कहना ही ठीक होगा, ठीक है। प्रोसीडिंग कैसे कह सकते हैं? प्रोसीडिंग में तो दे रहे हैं आप, क्योंकि आप अपनी शारीरिक शक्ति के आधार पर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप, ठीक है, यू आर डूइंग एन एक्शन, यू आर टेकिंग एन एक्शन, ठीक है, यू आर डूइंग एन एक्ट, तो ये आपके कृत्य हैं। आपके इन कृत्यों को मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना कहा जाता है। इनके संबंध में आप बड़ी डेफिनेशन याद करने की कोशिश करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बेयर लैंग्वेज आप कहते हैं याद नहीं होती, अगर आप भाव को समझेंगे तो सब कुछ याद होगा, और भाव को नहीं समझेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका जरा देखें, अब उसने दृष्टांत देने शुरू किए, परिस्थिति कैसे अस्तित्व में लाई जाती है। उसने कहा का एक बाक्स में, जो या का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बाक्स में पाए जाएं, ठीक है ना। वो परिस्थिति अस्तित्व में ला रहा है, का
या के बक्से में स्वयं आभूषण रख रहा है और वो आभूषण स्वयं रख रहा है, इसका मतलब या के नहीं है, ठीक है ना, और या के बक्से में पाए जाएंगे तो वो चोरी का दोषी माना जाएगा जिसके वो आभूषण होंगे। इस तरह वो इस परिस्थिति को अस्तित्व में ला रहा है। और देखिए, दोषी माना जाएगा चोरी का, ठीक है, तो चोरी का जो के लिए जो विचारणा चलेगा उसके लिए, उसके परिणाम के लिए ये परिस्थिति तात्विक हो गई, ठीक है ना। अगर तात्विक न हो, अगर तात्विक न हो यह परिस्थिति, तो ऐसा ही करने के बावजूद, ठीक है, संबंधित व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि अमुक संपत्ति मेरी है और वो संपत्ति मेरे कब्जे में है और हमें मालूम है अमुक व्यक्ति की है, ठीक है, अब हमें मालूम है कि अमुक व्यक्ति की है, उसने दावा किया, ठीक है, कि यह संपत्ति मेरी है, ठीक है, और हम कह रहे हैं इसकी नहीं है, ठीक है, हम कह रहे हैं इसकी ये बिल्कुल नहीं, और इसे संपत्ति मिल ना जाए, ठीक है ना। इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि अब ये तो नहीं मालूम कि इनकी है या मेरी है, या मेरी ही है तो मेरी, लेकिन वो चोरी हो गई, ठीक है ना। हमने ये भी साथ साथ प्रचारित करना शुरू कर दिया कि संपत्ति भी मेरी लेकिन वो चोरी हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम निष्कर्ष जो आएगा वो ये आएगा कि इसकी है, और जब इसकी है आएगा तो आएगा कि हम वो संपत्ति वापस करो, ठीक है, और हम संपत्ति देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे, इसलिए कि वो संपत्ति एक एंटीक आइटम है, ठीक है, और एंटीक आइटम होने के कारण उसकी कीमत इतनी ज्यादा है, ठीक है ना। वो हीरा है, लेकिन कौन सा, ठीक है, जो किसी मेरे फेवरेट सम्राट के मुकुट का है। हीरे तो बहुत होंगे, लेकिन उस फेवरेट सम्राट के मुकुट का हीरा ये अनेक नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए हम वो नहीं देना चाहते, पैसे दे देंगे, ठीक है, पैसे दे देंगे। इसलिए हमने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि वो हीरा तो चोरी हो गया। हमने चोरी की रपट किसी खिलाफ नहीं लिखाई, हमने कहा वो तो अब क्या हम पुलिस के चक्कर में पड़े हैं, बहुत लोग नहीं लिखाते, ठीक है, वो तो चोरी हो गया, तो चोरी की रपट किसी खिलाफ नहीं लिखाई। और इस मामले में, ठीक है, वो चोरी हुआ या नहीं ये तात्विक भी नहीं है, ठीक है ना। ये मुकदमा जो चल रहा है ये तो स्वामित्व के प्रश्न को लेकर चल रहा है, ठीक है ना। स्वामित्व तो डिसाइड होगा हीरा उसका है या मेरा है, ठीक है ना। फिर अगली बात उठेगी कि उसका है या मेरा है, फिर अगर उसका है तो हम हीरा वापस करें। हीरा हमने कहा चोरी हो गई, हम कहेंगे पैसे ले लो। तो हीरे का चोरी हो जाने से संबंधित जो परिस्थिति हम अस्तित्व में लाए हैं या हमने कथन किया है, हमने हीरा डुका भी दिया, छुपा भी दिया, तो यह परिस्थिति इस कार्यवाही के लिए चूंकि तात्विक नहीं है, इसका ये जो हमने कार्यवाही की हीरे के संबंध में, यह कार्यवाही उस हीरे के स्वामित्व के संबंध में जो कार्यवाही चल रही है उसके परिणाम के लिए तात्विक नहीं है। इसलिए हमने यह परिस्थिति अस्तित्व में लाने के बावजूद, ठीक है, हमारे द्वारा इस परिस्थिति को अस्तित्व में लाए जाने के बावजूद और इस परिस्थिति का एक पार्शियल संबंध उस कार्यवाही से होने के बावजूद जो स्वामित्व के संबंध में चल रही है, हमने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है यह नहीं कहा जा सकता डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है ना। क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि हम उस परिस्थिति को अस्तित्व में लाए, ठीक है, जो साक्ष्य में दर्शित की जा सके, ठीक है, और उस साक्ष्य में दर्शित होने के आधार पर वो कार्यवाही जिसके समक्ष चल रही है, ठीक है, वो व्यक्ति कार्यवाही के परिणाम के विषय में कोई गलत राय बनाए, ठीक है, तो हम परिस्थिति अस्तित्व में जरूर लाए, हमने उसे साक्ष्य में दर्शित नहीं किया, ठीक है, हमने उसे साक्ष्य में दर्शित नहीं किया। और अगर करते भी तो भी उस कार्यवाही के परिणाम के संबंध में, ठीक है, कोई राय
वो लोक सेवक जिसके समक्ष वो कार्यवाही चल रही थी, या वो न्यायालय जिसके समक्ष वो कार्यवाही चल रही थी, उस कार्यवाही के परिणाम के संबंध में कोई गलत राय कायम नहीं करता इस आधार पर वो चोरी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना, होता रहे चोरी, चोरी होने से क्या होता, तुम्हारा था या नहीं, तात्विक वहां ये है। ठीक है ना, इसलिए ये परिस्थिति अस्तित्व में भले ही आई है, लेकिन फिर भी हम मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के दोषी नहीं है। ठीक है ना, यहां स्थिति अलग है, उसके बक्से में ही रख रहे हो और इस आशय से रख रहे हो कि उसके बक्से में आभूषण पाए जाएं और उसे चोरी के लिए दोष सिद्ध किया जाए। ठीक है, तो आप मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहे हो। ठीक है, यह स्थिति अलग है। फिर कहता है का अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए। काने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है एविडेंस एक्ट, हमें तो पुराने सेक्शन याद है। ठीक है, नए सेक्शन याद नहीं हुए, 2-3 का अंतर होगा। पुराने में 2-3 कम हुआ है एविडेंस एक्ट में, जहां तक सुसंगत तथ्यों की बात है उसमें 2-3 कम हो गए सेक्शन, मतलब जो पहले 25 में था वो 22 में हो गया, ऐसे 2-3 कम हुए। तो पहले एविडेंस एक्ट की धारा 34 थी, 34 थी, 35 थी। ठीक है, एविडेंस एक्ट की धारा 34 और 35 कहती थी लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है, यानी जो दुकानदार अकाउंट बुक रखते हैं उनमें जो वो एंट्रीज करते हैं वो कब सुसंगत है। ठीक है, और अगर सुसंगत है किसी परिस्थिति में तो उस परिस्थिति के उत्पन्न होने पर उनका साक्ष्य दिया जा सकेगा, क्योंकि प्रत्येक सुसंगत और विवादित तथ्य का साक्ष्य दिया जाएगा। ये एविडेंस एक्ट पुराना सेक्शन 5 में ही डिक्लेयर कर देता है। तो वहां सेक्शन 34 कहता था कि अगर कोई लेखा पुस्तक किसी व्यापारी द्वारा या किसी कारोबारी द्वारा अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में रखी जाती है, अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में, स्पेशली तैयार न की जाए। ठीक है ना, कि हम खाली तैयार कर रहे हैं स्पेशली बैठ के, नो, कारोबार के सामान्य अनुक्रम में, कारोबार के सामान्य अनुक्रम, जैसे वकीलों की डायरी है कारोबार के सामान्य अनुक्रम में, उसमें वो डेट्स नोट करते हैं, ये इस मुकदमे में ये डेट लगी, इस मुकदमे में ये डेट लगी, कारोबार के सामान्य अनुक्रम में। अगर कोई पुस्तक रखी जाती है, ठीक है, कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किसी भी कारोबार के संचालक के द्वारा, तो अगर किसी कार्यवाही में कोई ऐसा सवाल उठता है जिसका उत्तर इस पुस्तक में की गई प्रविष्टि इसके आधार पर मिल सकता है, तो इस पुस्तक में की गई प्रविष्टि सुसंगत है, निश्चायक नहीं, सुसंगत है, और सुसंगत है तो उसका साक्ष्य दिया जाएगा। ठीक है, जैसे किसी मामले में यह सवाल उठा कि 1972 में अमुक दिन अदालत बंद थी या खुली, संडे नहीं है उस दिन, ठीक है, संडे नहीं है, लेकिन लोकल हॉलीडे 3 करने का हक जिला जज को होता है। ठीक है, 3 लोकल हॉलीडे वो कर सकता है। और उत्तर प्रदेश शासन भी, ठीक है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, उसमें कोई धारा है जो हमें इस समय याद नहीं, उसमें प्रदत्त शक्ति के आधार पर हॉलीडे घोषित कर सकता है। ठीक है, हालांकि वो न्यायालय के लिए घोषित नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं हाईकोर्ट से, तो हाईकोर्ट भी कर देता है। अब प्रश्न ये है कि क्या 1972 में अमुक दिन पर न्यायालय खुला था या बंद था, अवकाश था या नहीं, और चूंकि सामान्य अवकाश का दिन वो है नहीं, ठीक है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया। तो 1972 में जो अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहा था उसके द्वारा कारोबार के सामान्य अनुक्रम में जो डायरी रखी गई है, कारोबार के सामान्य अनुक्रम में, उसमें एक प्रविष्टि मिल रही है कि उस डेट पर
ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, मुकदमे हैं लगे, क्रॉस लगा हुआ है और लिखा हुआ है अवकाश, ये प्रविष्टि सुसंगत है। सुसंगत है, निश्चय किस लिए नहीं कि हो सकता तुमने काट लिया हो, अब तुमने काट लिया है इसकी जांच होगी, सुसंगत है, अब साक्ष्य आ जाएगा। ठीक है, साक्ष्य क्योंकि सुसंगत है तो साक्ष्य आ गया। अब ये देखा जाएगा फर्जी तो नहीं है, ये फर्जी तो नहीं, ये देखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि मुकदमे जिस इंक से लिखे, क्रॉस उससे डिफर इंक से लगा है, ठीक है, या मुकदमे चढ़ाने के लिए जो हैंडराइटिंग इस्तेमाल है, क्रॉस लगने के लिए वो हैंडराइटिंग इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, ये तथ्य हैं, ठीक है ना, जो सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व को अत्यंत अनधिसंभाव्य बना रहे हैं। ठीक है ना, ये सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकारक हैं। ठीक है, ये पुनः स्थापक है, ये फिर सेक्शन 9 और सब में ग्राह्य होने लगे। ठीक है, तो दोनों पक्ष इस विषय पर साक्ष्य देंगे और ये तय होगा कि वो प्रविष्टि फेक है या असली। लेकिन कुछ भी हो, अगर ये पाया जाता है कि वो फेक है, ठीक है ना, अगर ये पाया जाता है वो फेक है, तो चूंकि वो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में रखी जाने वाली दस्तावेज में प्रविष्टि की गई है, इसलिए वो सुसंगत है, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, और वो फेक पाई गई है, इसलिए आप मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के दोषी हो सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 35 था कि लोक सेवक जो अपने पदीय कर्तव्य के अनुक्रम में दस्तावेजें रखते हैं, उनमें जो वो प्रविष्टियां करते हैं, जैसे लेखपाल खतौनी रखता है अपने पदीय कर्तव्य के अनुक्रम में, उसमें जो वो प्रविष्टि करता है वो भी सुसंगत है। इसलिए कचहरी की कार्यवाहियों में जो खसरा और खतौनी है उसके उद्धरण, ठीक है ना, उसकी नकल पेश की जाती है और वो ग्राह्य होती है। ठीक है, तो ये जरूर जानना चाहिए कि कोई भी चीज वहां दी जा रही है तो किस सेक्शन में दी जा रही, क्यों दी जा रही, आदि आदि। यही हम कहते हैं कचहरी में लॉ इन एप्लीकेशन है, और लॉ लागू होने के लिए आप लोग लॉ को पढ़ते हैं, लॉ पढ़ने के लिए नहीं है। आप उसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे इतिहास पढ़ रहे हो। ठीक है, वो लागू होने के लिए है, इसलिए जरूर जानना चाहिए एफआईआर कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आदि आदि चीजें, वो सब लागू होने के लिए। तो मिथ्या प्रविष्टि अपनी दुकान की बही में कर रहा है, और चूंकि दुकान की बही कारोबार के सामान्य अनुक्रम में तैयार होती है, सेक्शन 34 में रिलीवेंट है, इसलिए अगर वो फर्जी पाई जाएगी तो मिथ्या साक्ष्य करने का दोषी हो सकेगा। आगे कहता है, का एक आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषित ठहराया जाने के आशय से का एक पत्र या के हस्तलेख की अनुकृति करके लिखता है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा है, अनुकृति मीनिंग देयर बाय उसकी नकल कर रहा है, उसके हस्तलेख की, ठीक है ना, कॉपी कर रहा है उसके हस्तलेख को। कहता है का एक या को एक आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषित ठहराया जाने के आशय से का एक पत्र या के हस्तलेख की अनुकृति करके लिखता है, जिससे यह तात्पर्य है कि का ने उसे ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के लिए के से अपराधी को संबोधित किया है, और उस पत्र को ऐसे स्थान पर रख देता है जिसके संबंध में वह ये जानता है कि पुलिस ऑफिसर संभाव्यता उस स्थान की तलाशी लेंगे। का ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, या के हैंड राइटिंग की नकल की है, और या की हैंड राइटिंग की नकल करके एक ऐसा लेटर तैयार किया है जिसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि मानो या एक आपराधिक षड्यंत्र का सह अपराधी है। सह अपराधी होना जरूरी है क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र में कम से कम 2 लोग होंगे, उसका सह अपराधी है। इस ढंग का मजमून एक लेटर पर लिखकर या की हैंड राइटिंग की नकल करके का तैयार करता है और ऐसे स्थान पर रखता है जहां तो मालूम है कि पुलिस तलाशी लेगी और उसे वो लेटर मिल जाएगा, और उससे वो दोषित किया जा सकेगा सह अपराधी के रूप में। अभी कहीं दिया नहीं है, अभी कहीं दिया नहीं है, ठीक है, केवल तैयार किया है, उसको मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, ये माना जाएगा। ठीक है ना, तो मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना डेफिनेशन के मुताबिक कब है, ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक क्या स्थितियां हैं, और ये पनिशेबल कब बनती हैं, ठीक है ना। ये तो डेफिनेशन हुई, ये पनिशेबल कब होंगी ये 193 बता रहा है, ठीक है ना। तो 193 ये कहता है कि जो कोई साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रकरण में मिथ्या साक्ष्य देगा,
या किसी, ठीक है, न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा, न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा, न्यायिक कार्रवाई का कोई भी स्टेज हो, ठीक है। और न्यायिक कार्यवाही किसे कहते हैं? न्याय प्रशासन के लिए न्यायालय द्वारा जो भी कार्यवाहियां की जाती हैं उन्हें न्यायिक कार्यवाही कहा जाता है। ये एक सामान्य डेफिनेशन है न्यायिक कार्यवाही की। न्याय के प्रशासन के लिए न्यायालय जो भी कार्यवाही चलाएगा, इसलिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग न्यायिक कार्यवाही है, क्योंकि वो न्याय के प्रशासन से आवश्यक तौर पर संबंध रखती है। न्याय के प्रशासन के लिए न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही चलाई जाएगी वो सारी की सारी न्यायिक कार्यवाहियां होती हैं, ठीक है। तो न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में न्यायिक कार्यवाही शुरू हो चुकी, फिर आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो, ठीक है। मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध कब होगा? जब न्यायिक कार्यवाही चल रही है, ठीक है। लेकिन मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध न्यायिक कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पूर्ण हो जाएगा और दंडनीय बन जाएगा, क्योंकि कहता है या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहां कार्रवाई का चलना जरूरी नहीं है, देने के लिए कार्रवाई का चलना जरूरी है, ठीक है ना। और चूंकि गढ़ना तात्विक बात के बारे में है, इसलिए कार्रवाई का वैध होना आवश्यक है। देना, ठीक है, तात्विक बात के बारे में नहीं बल्कि किसी बात के बारे में है, ठीक है ना। इसलिए कार्रवाई का अवैध होना आपको मिथ्या साक्ष्य देने के दोष से बचा नहीं पाएगा, ठीक है ना। यह कार्रवाई का वैध होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये फर्क देखते जाएंगे। वह दोनों में से किसी बात की कारावास जिसके बाद 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। वही अब मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में जो फर्क आएगा, दिया या नहीं दिया, तो 7 वर्ष तक है, कम ज्यादा दंड मिल सकता है। यहीं तक रखेंगे बात, शेष अगले क्लास में करेंगे। देख